लोहे की एक गर्म लाल सलाख और उसे एक जिंदा कांपते हुए इंसान के नंगे पीठ पर सता देना, जलते हुए मांस की वो दुर्गंध, दर्द से फटती हुई, गला चीरती हुई एक चीख, उसे कारखाने की मशीन के शोर के आवाज के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया गया हो। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, मैं किसी फिल्म का सीन आपको नहीं सुना रही हूँ, और ना ही 18वीं शताब्दी के अमेरिका या अफ्रीका के किसी गुलामी बाजार की चर्चा कर रही हूँ, जहाँ इंसान खरीदे जाते थे और उनके शरीर पर गर्म लोहे से उनके मालिक के नाम या उनकी मोहर दागी जाती थी। ये सब कुछ तब नहीं हो रहा था जब हम आज़ाद नहीं थे। ये सब कुछ तब नहीं हो रहा था जब हम विकसित नहीं हुए थे, हम विकास की नई नई कहानियां लिख रहे थे। ये सब कुछ तब नहीं हुआ है। ये सच्चाई आज की है जब हम विश्वगुरु बन गए हैं, ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी बना चुके हैं। और ये सच्चाई कहीं और की नहीं, रामराज वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये जो सच्चाई है, जिसे सुनाऊंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर हैरान और परेशान करने वाली बात है कि एक इंसानों को कैसे मजदूरों की तरह गुलाम बंधक बनाकर रखा गया। कहानी को ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि 21वीं सदी वाले भारत में, जहां रामराज आ चुका है, जहां कानून का डंका बज रहा है, वहां इंसानों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मजदूरों को लोहे के नुकीले भाले, जिसे बलम भी कहा जा रहा है, उसे गर्म किया जाता है और उसे दागा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में, मुगलों के जमाने में हाथों पर मुहर लगाई जाती थी। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक झोला और डोंगा बनाने वाली कंपनी में किया जा रहा था। 13 बंधुआ मजदूर का जब रेस्क्यू किया गया तब पता चला कि उन्हें पिछले 2 सालों से खूंखार तरीके से पेटबुल कुत्तों की निगरानी में कैद करके रखा गया था। दिन भर यातनाएं तो दी ही जाती थी। ये डर था कि इन यातनाओं के डर से अगर वो भाग जाएं तो निगरानी कुत्तों से कराई जाती थी। इतने खूंखार कुत्ते कि जान लेने पर आमादा हो। आज हम कोई राजनीतिक बयानबाजी की चर्चा नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी हिंदी मुस्लिम डिबेट की बात कर रहे हैं। आज इंसानियत की बात हो रही है। आज हम उस सड़े हुए बदबूदार सिस्टम की परत खोलेंगे जिसे एक इंसान को इतना मजबूर किया कि उन्हें जानवरों का खाना खाना पड़ा। मुजफ्फरनगर पुलिस के एसएसपी संजय वर्मा के हाथ में ये जो आप हथियार देख रहे हैं ना, ये जो भालानुमा चीज देख रहे हैं, वो चमड़े के कोड़े और वो मोटी मोटी बेल्ट, जिसे जानवरों की तरह बंधक बनाने के लिए, मजदूरों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये उस अंधेर नगरी की कहानी है जहां के सिस्टम ने अपनी आंखों पर कांधारी की तरह पट्टी बांध ली थी। इंसानों को जिंदा मजदूर और उससे ज्यादा जानवर की तरह जीने पर मजबूर किया जाता था। अंकित बालियान नाम के एक गुंडे ने अपनी दोना और फैक्ट्री बनाने वाली कंपनी में दर्जनों मजदूरों को कई साल से बंधक बनाए हुए रखा था। सीतापुर के रहने वाले एक पीड़ित मजदूर ने कैमरे के सामने आकर जो आप बीती सुनाई है, सच में सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं। यह हमारी सोई हुई अंतरात्मा को झकझोरने के लिए काफी है। इस मजदूर ने बताया कि उसे अंबाला से लाया गया था। दलालों ने उसे सुनहरा सपना बेचा था। वादा किया गया था कि तुम्हें हर महीने 12,000 रुपए की सैलरी मिलेगी और 3 टाइम का खाना, चाय, सब कुछ मिलेगा। भरपेट भोजन, चाय और ऊपर से 12,000 रुपए। ये सुनकर एक आम आदमी काम के लिए तैयार तो हो ही जाएगा। अब 12,000 रुपए किसी अमीर आदमी के लिए एक टाइम की किसी रेस्टोरेंट का बिल हो सकता है, एक दिन का बिल हो सकता है, लेकिन इस मजदूर के लिए, उनके परिवार के लिए ये महीने भर की उम्मीद थी। 12,000 रुपए कम नहीं था इस परिवार के लिए, इसलिए ये तुरंत ही नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं। पता है, इस फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले इन मजदूरों का मोबाइल फोन छीना गया, फिर आधार कार्ड छीन लिया गया। मोबाइल छीनने का मतलब समझते हैं? मोबाइल छीनने का मतलब होता है कि आपको बाहरी दुनिया से, अपने परिवार से, अपने बीबी, अपने बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप से हमेशा के लिए अलग कर देना, उनकी नज़र में लापता कर देना। आधार कार्ड छीन लेने का मतलब होता है कि मौजूदा आपकी जो वजूद है उसे ही मिटा देना। आप भारतीय नागरिक हैं, बांग्लादेश से आए हैं, अफगानी हैं, कुछ भी पता नहीं चलना।
वो सिर्फ अंकित बालियान की बिकाऊ जागीर थी जिसने इस पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं एक साम्राज्य जैसा चलाया और इन मजदूरों को एक जानवर से बदतर जिंदगी दी। वादे तो बड़े बड़े किए गए थे, 3 टाइम का खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, लेकिन हकीकत जो थी वो इन सब से परे थी। जब भूख लगती थी, भूख से बिलखते इन इंसानों को दिया जाता था जो आप अपनी गाय और जानवरों को देते हैं। भैंसों को खिलाते हैं चारे में मिलाकर, भूसे की रोटी। सीतापुर के इस मजदूर ने बताया कि फैक्ट्री में ना कोई चाय मिलती थी और ना ही इंसानों को खाने लायक खाना मिलता था। उन्हें 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाने को मिलता था, वो भी चोकर की रोटी और नमक। चोकर जो अक्सर जानवरों के चारे के रूप में खिलाया जाता है, उसी को रोटी बनाकर सूखी रोटी और साथ में नमक और हरा मिर्चा इन मजदूरों को दिया जाता था। इनके नसीब में मवस्सर होता था। जब शरीर में अन्न नहीं होगा तो मशीन की तरह 24 घंटे ये मजदूर कैसे काम कर पाएंगे। अगर कोई मजदूर भूखा होगा, बदहवास थकान के कारण काम करने में जरा सी भी आनाकानी करेगा, तो उसे पता है क्या किया जाता है? तो उसके सामने मौत का एक नंगा नाच शुरू कर दिया जाता है, जिसे देखकर रूह कांप जाती है। काम ना करने पर उन्हें बेल्टों से बुरी तरीके से पीटा जाता था। उनका शरीर का नीला रंग इस बात की गवाही दे रहा है कि उनके साथ किस तरीके की यातना थी। एक बेबस मजदूर ने कैमरे पर आकर वो हिस्सा दिखाया जिसे मोटे चमड़े की बेल्ट से मार मार कर काट दिया गया था। उसको देखकर सिहरन होती है कि ये किस तरीके की याचना है। दिन भर जानवरों की तरह खटाने के बाद जब रात होती थी तो इन्हें कोई बिस्तर मवस्तर नहीं था। इन्हें किसी बिस्तर पर भेजा नहीं जाता था, बल्कि फैक्ट्री में काम करने के बाद मजदूरों को बाकायदा एक लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता था। दिन भर कोड़ों की मार, रात में लॉकअप के सलाखों के अंदर बंद होना और पेट में चोकर की रोटी। ये है 21वीं सदी के विकसित भारत की तस्वीर। विकसित समाज का वो असली आईना जिसे हम देखना तो नहीं चाहते, पर देखने पर मजबूर किया इन मजदूरों ने। इन्होंने जो बताया है वो सुनकर गुस्सा आता है, सच में गुस्सा आता है। हम एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कानून का डर जिनके मन में बैठना चाहिए बैठ नहीं पा रहा है। इस तरीके की चीजें करते हैं कि इंसानों को जानवरों के जैसे जीने पर मजबूर कर रहे हैं। अब आप इतना सोच रहे होंगे कि जब जुल्म इतना संगीन था, जब हर रोज गर्म सलाखों की मोहरें दागी जाती थी, तो ये मजदूर वहां से भाग क्यों नहीं जाते थे? ये मजदूर इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे थे? 2 साल तक इन्होंने यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया? तो इसका जवाब सुनकर आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अंकित बालियान का ये जो मैनेजमेंट था वो इतना शातिर और क्रूर था, जिसके डर से ये मजदूर तिल तिल मर तो रहे थे लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। अंकित बालियान ने इन मजदूरों को अपनी कैद में बनाए रखने के लिए किसी सिक्योरिटी गार्ड पर भरोसा नहीं किया था, बल्कि खूंखार पेटबुल कुत्ते तैनात कर दिए थे। मजदूर ने कांपते हुए बताया कि फैक्ट्री में 2 पेटबुल कुत्ते पाले गए थे। एक कुत्ता हमेशा गेट पर रहता था और दूसरा गेट के बाहर पहरा देता था। ये कुत्ते इतने खतरनाक थे जिसके बारे में बोलकर मजदूरों की आवाज आज भी कांप जा रही है। जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ लोहे के भाले और चमड़े के कोड़े हों और दूसरी तरफ वो खूंखार पेटबुल जो खून की गंध सूंघने के लिए बेताब हो। अगर कोई मजदूर टॉर्चर से तंग आकर दीवार फांदने या भागने की हिम्मत भी जुटा दे तो सीधे उन मजदूरों के ऊपर कुत्ते छोड़े जाते थे, उन पर सीधा अटैक किया जाता था। 24 घंटे इन कुत्तों की खौफनाक निगरानी में मजदूर अपनी जिंदगी के लिए पल पल मर भी रहे थे और पल पल जी तो रही थे। ये सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी आधुनिक जेल थी जहां जेलर भी अंकित बालियान था और जल्लाद भी अंकित बालियान था। जब प्रशासन अंधा, गूंगा और बहरा हो जाएगा, तब एक आम गुंडा भी खुद को भगवान समझने लगेगा। जुल्म की इस दास्तां में सिर्फ मारपीट और कुत्तों का खौफ ही नहीं था। इन दोनों फैक्ट्री की नींव में निर्दोषों की लाश भी दफन की गई है। इस तरीके की कहानी सामने आ रही है।
पुलिस की शुरुआती जांच में ये बहुत ही भयानक और खौफनाक तथ्य सामने आया है। अंकित बालियान की 3rd डिग्री के टॉर्चर की वजह से 3 मजदूर मर भी चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 3 इंसान मारे गए हैं और 1 मजदूर को बाकायदा शिनाख्त भी की जा चुकी है। पुलिस ने इस तथ्य के बारे में बताया है। जरा सोचिए उन परिवार के बारे में जो आज भी अपने बेटे, अपने पति, अपने भाई का इंतजार कर रही होंगी कि भाई कमाने गया है, एक दिन लौटेगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनका बेटा शहर गया था, पैसा कमाने गया था, लेकिन उसके साथ क्या हो चुका है। मैं तो उन परिवार के बारे में सोचकर परेशान हूं कि वो आज भी अपने बेटे, अपने पति, अपने भाई का इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें लगता होगा कि उनका बेटा शहर के बाहर गया है, पैसा कमा कर लाएगा तो घर की छत पक्की होगी, बहन की शादी होगी। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा मुजफ्फरनगर की एक फैक्ट्री में चोकर की रोटी खाने को मजबूर था, बेल्ट से पीटा जा रहा था और वो भी सहते हुए वो जिंदा था, लेकिन उसे एक दिन हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। 13 मजदूरों को तो कुछ घंटे पहले ही मुक्त कराया गया है, लेकिन उन 3 मजदूरों की आखिरी चीखें उस फैक्ट्री में हमेशा के लिए दबा दी गई हैं, हमेशा के लिए गायब कर दी गई हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 3 मजदूरों की हत्या हो रही थी तो क्या किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, और नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी? मुजफ्फरनगर जिले का खुफिया तंत्र कहाँ था, कहाँ सोया हुआ था कि 3 मजदूरों की मौत हो गई? श्रम विभाग जो फैक्ट्री के निरीक्षण के नाम पर महीनों मोटी तनख्वाह खाते हैं, एक बजट का लंबा चौड़ा हिस्सा इनके ऊपर खर्च होता है, वो क्या कर रहे हैं? उनकी फाइलें क्या दीमक चाट रही हैं क्या, या फिर चोर चोर मौसेरे भाई के तंज पर स्थानीय प्रशासन को हर महीने एक बड़ा मोटा लिफाफा पहुंच रहा था, इसलिए ये सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब पता चलना चाहिए। आपको लगता है ना कि एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं होती है, तो आपको अब पता चलेगा कि एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत क्या होती है। हर बार आप आम इंसान को मरने पर उसके हालात पर छोड़ देते हैं, उसको उसकी स्थिति पर छोड़ देते हैं और जांच के नाम पर नौटंकी होती है, क्योंकि मरता आम इंसान है। भी पता है कि किसी अधिकारी अफसर का बेटा इस तरीके से तो कभी नहीं मरेगा। ये लोकतंत्र है भैया, इस लोकतंत्र में मरता भी लोग ही है और उसी का तंत्र भी बताया जाता है। मतलब गजब का मजाक चल रहा है। आजादी के इतने साल बाद भी जब हम लोकतांत्रिक हो चुके हैं, जब जनता का तंत्र चल रहा है, तब भी जनता को इस तरीके से जीने पर मजबूर किया जा रहा है कि वो गुलाम से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। और सवाल के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। सवाल ये जरूर है कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा। ये कहावत इस घटना पर बिल्कुल सटीक इसलिए बैठती है क्योंकि 11 महीने से लेकर 2 साल तक उस नर्क में रहने के बाद आखिरकार आजादी का रास्ता कैसे खुला? क्या किसी तंत्र ने जाकर उन्हें खोजा था? जवाब है नहीं। मरते मरते इन बंधकों ने जब बाहर का रास्ता कैसे खोजा पता नहीं, लेकिन पुलिस को जाकर जब अपनी यातना के बारे में बताया तब पता चला। क्या हमारे देश की पुलिस अचानक जाग गई थी? क्या लेबर कमिश्नर ने कोई बहादुरी भरा छापा मारा था? जवाब है नहीं। उनका श्रेय हमारे सिस्टम को नहीं बल्कि एक इत्तेफाक को दिया जाता है, एक मजदूर के साहस को दिया जा सकता है। सीतापुर के उस मजदूर ने बताया कि एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने एक मेहमान बुलाया था, उनके रिश्तेदार आए हुए थे और उन्हीं के पिता ने गलती से फैक्ट्री का गेट खोल दिया था। बस उसी एक पल का, उसी एक चूक का फायदा उठाकर एक लड़का जिसने शायद अपनी जान हथेली पर रख ली थी वहां से भाग निकला। उस लड़के को पकड़ने के लिए लोग पीछे तो दौड़े, लेकिन वो लड़का पकड़ में नहीं आया। वो किसी तरह सबको चकमा देकर सीधा पुलिस थाने पहुंचा और वहां जाकर उसने बताया कि देखिए, अमृत काल में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। जब वो लड़का हाफते हुए पुलिस को सारी सच्चाई बताता है, तब जाकर प्रशासन के कानों में जूं रेंगती है। पुलिस तब जाकर वहां पहुंचती है और बेबस लोगों को उस नर्क से छुड़ाती है। सोचिए, अगर वो मेहमान ना आया होता, अगर मेहमान का पिता गेट खोलना
नहीं होता और उसकी चूक नहीं हुई होती, अगर वो लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना वहां से नहीं भागा होता, तो क्या ये खबर आज पता चल पाई होती? क्या इस तरीके की चीजें पता चल पाई होती? हमारा काम घटना हो जाने के बाद रिपोर्ट करना तो है, लेकिन घटना ना हो उसे रोकने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना। हाँ, वही प्रशासन जो खाकी वर्दी पहनकर किसी को डंडे पीटता है, किसी फल वाले की सब्जी को उधेड़ देता है, खौफ बनाते हैं आम इंसानों पर, और जिस पर बनाना चाहिए उसके बारे में पता तक नहीं चलता है। मौज काट रहे हैं काहे कि गांधी की नोट आप तक पहुंचाई जा रही है। ये सब कुछ क्यों आपको पता नहीं चल पा रहा है? मैं किसी मामूली छोटे अदने सिपाही की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस आला अधिकारी की बात कर रही हूँ, उस इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ। क्या करते हैं आप? चौराहे पर समोसा खाते हैं क्या खाली? क्यों नहीं पता चल पाता आपको ये सारी चीजें? और वो विभाग जिसका काम ही यही है कि हर फैक्ट्री में जाए और पता करे कि फैक्ट्री पर काम कैसा चल रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है? नहीं संभल पा रहे तो छोड़ दीजिए नौकरी, नहीं कर पा रहे हैं तो। पता है, अगर वो लड़का वहां से ना भागा होता तो शायद 3 की जगह 13 लाशें उस फैक्ट्री में दफन की जा चुकी होती। कोई आवाज बाहर नहीं आती। सिस्टम अभी भी कुंभकर्णी नींद में खर्राटे ले रहा होता और किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। अगर किसी को कुछ कहना है तो इस बहादुर लड़के को कहिए, जिसे पता तो था कि हो सकता है कि वो कुत्ते मुझे निगल जाएं, चबा जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी उस यातना से तंग आकर उस लड़के ने बाहर जाने के बारे में सोचा। 8 राज्यों में बिठाया गया खूनी जाल। अक्सर हम सोचते हैं कि जो आदमी सड़क किनारे सो रहा है, बस स्टैंड पर अपनी मैली सी गठरी लेकर लेटा हुआ है, उसकी नीयत में ही गरीबी लिखी है, वो किस्मत से गरीब है। लेकिन हमारे समाज के गिद्ध इन्हीं मजबूरियों पर तो मंडराते हैं। वो मजदूरी, वो बेबसी का फायदा उठाते हैं। मुजफ्फरनगर की 2 फैक्ट्री कोई रातों रात नहीं खुली है, और ना ही यहाँ काम करने वाले जो मजदूर हैं वो आसमान से टपके हैं। ये मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं। ऐसा खौफनाक और संगठित राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसके तार देश के 8 राज्यों से जुड़ते हैं और पड़ोसी मुल्क नेपाल तक भी फैले हुए हैं। रिपोर्ट और पुलिस की जांच के मुताबिक इन गरीब और बेबस मजदूरों को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लाया गया है। यहाँ तक कि नेपाल से भी बहला फुसलाकर मुजफ्फरनगर में लाया जाता था और यातना दी जाती थी। जरा सोचिए, एक आम आदमी नेपाल, झारखंड से ट्रेन में बैठता है, समझ रहे हैं, वो कई राज्यों की सीमाएं पार करता है। रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ, जीआरपीएफ और लोकल इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। दिन भर के बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों से गरीब लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ढोकर मुजफ्फरनगर की एक यातना सेंटर में भेजा जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ये दलाल जो इंसानों का सौदा करते हैं, उन्हें पता होता है कि देश में जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। उन्हें पता होता है कि उनका कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक कि किसी अमीर आदमी को ना पकड़ा जाए। किसी आम आदमी को उठा कर ले जाइए, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसी अमीर आदमी की कॉलर तो पकड़ी नहीं जा रही है। और आपको पता ही है कि रसूखदार लोगों और पुलिस की किस तरीके से सांठगांठ होती है। तो बस सब कुछ चंगा सी, इसीलिए किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं, और इसीलिए 3 मजदूरों की जान जा चुकी है, और इसीलिए इस तरीके की कहानी सामने आ रही है। दोस्तों, हमने हजारों खबरें देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन बताती हूं कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सीने में अजीब तरीके का दर्द पैदा करती हैं, छन्नी कर देती हैं, तोड़ देती हैं। ये घटना हमारे समाज की सबसे कड़वी हकीकत है, जो ये साबित करती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, सत्ता नहीं है, तो आपके जान की कीमत इस देश में जानवर से भी कम है। आप मर भी जाएंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा सवाल श्रम मंत्रालय से है। 8 अलग अलग राज्यों से मजदूरों की तस्करी होती रही, उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया। क्या आपके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दस्ते ने सिर्फ कागज पर काम किया है या जमीन पर? अगर जमीन पर किया होता तो आपको पता होता 8 राज्यों से लोग लाए गए हैं। मेरा सवाल आपसे है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप में सब में संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं?
जब तक मामला किसी बड़े सेलिब्रिटी का ना हो हम आवाज भी नहीं उठाते, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। उन 13 मजदूरों के शरीर पर जो नीले निशान हैं, उनके कान के पीछे फटे हुए जो हैं, जिन्हें चोकर की रोटी खिलाई गई, वो सिर्फ अंकित बालियान का जुर्म नहीं है, वो हम सब का जुर्म है, इस सोए हुए सिस्टम का जुर्म है। उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा है ये घटना। इन मजदूरों को हम कैसे भूल जाएंगे, ये हमारे समाज का ही हिस्सा है। कल कोई नई खबर आएगी, मुजफ्फरनगर का ये जो यातना गृह है हमारे दिमाग से मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये मंच इस तरीके का सवाल पूछता है कि इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं भाई? कहाँ है हमारा प्रशासन? कहाँ है वो लाल आंख जिसे देखकर अमेरिका घबरा जाता है, पाकिस्तान पैंट गीली हो जा रही है उसकी, चीन तो आंखें नहीं उठा पा रहा है, लेकिन अपने ही राज्य में इस तरीके की घटना हो रही है कि आम आदमी को मजबूर किया जा रहा है सूखी रोटी खाने के लिए, चोकर की रोटी खाने के लिए। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जिनकी ये जिम्मेदारी है, उन नेताओं को जो जनता के सेवक के नाम पर, सेवा करने के नाम पर आए हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं।